सजना तेरे बिना जीना लगे बुरा, धड़के न दिल मनावा किस तरह, मैं जिया या मरा दस दे तू की करा, सब तेरे फैसले सब तेरी मर्जियाँ। साइडलाइन हो गया फैमिली के अंदर, हम उस चीज को नजरअंदाज करते चले गए एज पेरेंट। ये फेलियर मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक डैमेज हो चुका था, बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने उस पर डाल दी। मैं आपके नाम के बारे में जानना चाहूँगी। मैंने आपका नाम बताया इसरार मलिक, तो ये डब्बू मलिक कैसे हुआ? नहीं, मेरा पेट नेम है, जैसे अन्नू, अब्बू, डब्बू हमारा पेट नेम ज़्यादा हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में था। जैसे अब ये भी जनता को जानना चाहिए कि महाभारत जो है वो मुझसे शुरू हुई थी 1986-87 में। गंगापुत्र देवव्रत का रोल मैंने किया था, छोटे भीष्म का। पंडित नरेंद्र शर्मा जी से जब मेरी मुलाकात हुई, जब उन्होंने मुझे ऑडिशन के समय देखा, तो जब मेरा नाम गया, क्योंकि मैं डब्बू मलिक ज़्यादा यूज़ करता था बिकॉज वो मेरा प्यारा नाम था, सब मुझे डब्बू के नाम से जानते थे। तो पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने मेरे नाम को चेंज करके कृष मलिक कर दिया। ये शायद आप लोगों को पता है कि नहीं, क्योंकि 93 में बाजीगर में जब शाहरुख खान सुपरस्टार हुए थे तो उस पिक्चर में मैंने काम किया था, जो शिल्पा शेट्टी को लड़का प्यार करता है। आप जानते हैं उसके बारे में? ज्ञान है नहीं है ना, तो आपको ज्ञान दे देता हूँ। फिर उसी के साथ तिरंगा पिक्चर रिलीज हुई नाना पाटेकर राजकुमार की 1993 में अगेन, जिसमें मैंने एक किरदार किया था। उस समय पंडित नरेंद्र शर्मा जब मेरा ऑडिशन ले रहे थे तो वो चाहते थे कि मैं कृष्ण का रोल प्ले करूं। और बातों ही बातों में, क्योंकि उन्होंने महाभारत का लेख लिखा था, जो बी आर चोपड़ा जी की महाभारत, जो सबसे बेस्ट महाभारत थी, हो गए उस चीज़ को 35-40 साल हो गए उस बात को। लेकिन उस समय मुझे कृष्ण मलिक का नाम दिया गया, तो मैं बॉर्न हुआ हूँ। सरदार मलिक जी मेरे पिता हैं, बिल्किस मलिक मेरी मम्मी हैं। उन्होंने जब मेरा नामकरण किया था तो उसका जो फाउंडेशन नेम था वो इसरार मलिक था, लेकिन वो कभी यूज़ नहीं हुआ, वो स्कूल तक सीमित था। उसके बाद जब डब्बू बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सर्कल्स में यूज़ होने लगा तो वो नाम रह गया। जितना मतलब मैं थोड़ा बहुत जो पढ़कर आई हूँ, तो आपको एक्टिंग में पहले इंटरेस्ट था, फिर आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में कैसे आए? मेरे को लगता है कि इतनी बार ये कहानी मैंने बोली है, लेकिन एक बार और सही। तो एक्टिंग का शौक इसलिए था मुझे, जब भी मैं शीशा देखता था तो मुझे लगता था बहुत हैंडसम आदमी है, ये दुनिया को कॉन्कर कर लेगा। तो कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए तो मैंने कॉन्कर किया पूरे हिंदुस्तान को। जब 1986-87 में जब भी महाभारत रिलीज़ हुई थी और देवव्रत का रोल किया था, तो हिंदुस्तान एक दो हफ्तों के लिए सहम सा गया था ये कौन है। और उसी के कारण है कि मुझे 2-3 पिक्चरों में ऑफर भी मिले थे टू एक्ट, एंड मेरा सफ़र एक्टिंग का वहाँ से शुरू हुआ। और कहीं मुझे ऐसा लगता था कि जब भी मैं शूटिंग फ्लोर पे होता था या रूम में होता था तो मैं हमेशा से गाने सोचता रहता था मुकरा, तो वो मेरे डीएनए में था। मैं अपने भाई का असिस्टेंट भी रहा हूँ, मैंने अपने पिता के संगीत के सेशंस भी देखे, तो धीरे धीरे कहीं वो सीडेड था, मुझे मेरे डीएनए में था। तो जब वो एक्टिंग की एक जो मंजिल में अचीव नहीं कर पा रहा था और रोड ब्लॉक्स बहुत आ रहे थे और कुछ सही हो नहीं रहा था और होता था और नहीं होता था, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे नसीब में नहीं है। एंड एक बार राष्ट्रीय प्रोडक्शन के ऑफिस में मैं बैठा था, इंतज़ार कर रहा था, और उस समय मुझसे एक्सीडेंटली या लकीली कहिए, मैंने एक मुखड़ा लिखा, थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी। और उस गीत को मैंने वहाँ उस ऑफिस रूम के वेटिंग रूम में मैं लिख रहा था, और वहीं पर बिंदिया चमके चूड़ी खन के लौंग मारे लश्कारे मैंने लिखा। और जिनसे मैं मिलने गया था उनके साथ 4 घंटे तक वेट करने के बाद भी नहीं हुआ, लेकिन ये एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ मुझे ऐसा लगा कि दो गाने बड़े अच्छे हैं। लेकिन तब भी ना, मैं उस वक्त भी अपने गानों को लेकर साजिद वाजिद के पास गया, मैं दूसरे संगीतकारों के पास गया कि मुझे गाना था, मुझे स्टार बनना था, मेरे को रॉक स्टार बनना था, स्टेज पे गाना था। वो एक होता है ना यंग आदमी की ख्वाहिश, तो मुझे वो पता था मेरे पिता संगीतकार हैं और मेरे भाई संगीतकार हैं, तो मैं उस लाइन पर नहीं जाना चाहता था, क्योंकि इतनी मैं अहमियत देना नहीं चाहता था। लेकिन जब ये
एक मीटिंग मेरी सलीम खान साहब के साथ हुई, और जब उनसे बातें हो रही थी एक्सीडेंटली, वो मेरे पिता की वजह से मुझे उनके घर में एंट्री मिली और एक मुलाकात हुई, और एक राइटर ही वो ज्ञान दे सकता था। और उन्होंने जब मुझे कहा कि तुम लाख अपने दामन को संगीत से छुपाओ, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छा कमर्शियल संगीत कार छुपा हुआ है। और उस वक्त उस पल मुझे ऐसा लगा था कि मेरी ज़िंदगी के 10 साल जो है ट्राइंग टू बी एन एक्टर, वो कहीं इरेज होने वाले हैं। बहुत मुश्किल था। मैं गैलेक्सी अपार्टमेंट के नीचे उतरा, मैं समंदर के पास 1-2 घंटे चलता रहा, सोचता रहा कि सलीम अंकल ने क्या कहा है और क्या मुझे करना चाहिए। एंड कुछ ही दिनों के बाद मुझे सोहेल खान साहब का फ़ोन आया, और उन्होंने बोला कि ऑफिस आ जाओ। और वहाँ से उन्होंने जो फेथ दिखाया मुझ में कि तुम हमारी पिक्चर मैंने दिल तुझको दिया के संगीतकार बनोगे, कसम से मुझे तो कितना गट्स होगा उन लोगों में, बिकॉज मैंने उससे पहले कुछ संगीत का काम किया नहीं था। और ये जीवन इस प्लानट पे, इस पृथ्वी पे, ये जीवन जो है वो तो सोहेल खान के नाम है, बिकॉज उन्होंने मुझे एक जीवन दान दिया। और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी वो एहसान को कभी लौटा पाऊंगा। और ज़िंदगी का मेरा संगीत की जो जर्नी है वहाँ से शुरू हुई। एक फ़ेज़ था, हमने स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन में आपने उसके बारे में बोला भी, जो ट्वीट किया था, स्टोरी वगैरह सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी, तो वो क्या फ़ेज़ था? मतलब ऐसा क्या हुआ था कि अमाल ने इतनी सारी चीज़ें आकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोली? देखिए, बहुत समय तक मैंने मैंने तो बहुत सारी इंटरव्यूज़ में बोला भी है, बहुत समय तक ऐसा हुआ, शायद वो साइडलाइन हो गया फैमिली के अंदर। एक इंसान जिसने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया हो, और जो फेस हमारी फैमिली का था वो अरमान बन गया, बिकॉज वो सिंगर है और दिखता है सारी चीज़ें। हम उस चीज़ को नज़रअंदाज करते चले गए एज पेरेंट्स। हमें समझ नहीं आया कि हमें हमें लगा बिल्कुल सही है, एक आदमी जो कंपोज़र है वो बैक सीट में रहता है, लेकिन वो अपने आप में एक अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं हूँ वो इंसान जिसने फैमिली का ट्रैजेक्टरी चेंज किया, मैं हूँ वो आदमी जिसने इस फैमिली को आगे लिया। तो ना अंदर ना बाहर उसे वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिल रही थी। तो ये फेलियर मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं मुझे इसको पहले ही पकड़ लेना चाहिए था। तो इसका मतलब नहीं है कि मेरा लव या उसका लव हम दोनों का कम हो गया, या हम उस चीज़ को लेके परेशान नहीं हुए। तो बहुत सारे इल्ज़ाम लोग मुझ पे भी लगाए उन्होंने कि आपने कैसी परवरिश की, कैसा बड़बोला है, कैसी बातें कर रहे हैं, ऑल दैट। और मैं तो सब चीज़ें फादर को तो सुननी ही पड़ेंगी, करेक्ट है। तो उस दौरान फिर मुझे इस चीज़ का अच्छा हुआ कि बहुत अच्छा हुआ उसने दिल की बातें, और वो जो डायरेक्ट मुझे नहीं कह सकता था उसने पूरे पब्लिक में कह दिया। और वो तो बंदा ही ऐसा है ना, उसने उसकी पर्सनैलिटी है वो। तो मैंने उसको पॉजिटिवली लिया, और मैं उसके पास गया और मैं उसके साथ बैठा, और मैंने उसको समझने की कोशिश की, और बहुत सारी चीज़ें उनसे निकल कर आई, जिससे मुझे एहसास हुआ कि एक डैमेज हो चुका था, और हमने उसको सुधारने की कोशिश की। एंड दैट्स हाउ इट इज़, एंड दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी फादर टू डू इट। कहीं न कहीं आपसे वो बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। बिग बॉस के घर में भी वो बात करते हुए नज़र आए। उनका कहना था कि जो आपके दिनों को उन्होंने देखा है और इसी वजह से उन्होंने इंडस्ट्री में बहुत ही अर्ली अपना डेब्यू किया। तो ये सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं कि किस तरीके से वो उन्हें मेंटली या फिर किसी भी तरीके से उन पर असर की गई? हुआ है, बहुत बहुत बड़ा असर हुआ है उस पे। और अ, मतलब मैं कभी कभी उसको गले लगा के सॉरी भी कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने उस पर डाल दी। लेकिन उसका जो स्नेह और प्यार मेरे लिए है वो बहुत कमाल है। मतलब इस जीवन के अंदर एक पिता को अपने बेटे से इतना प्यार मिले, और इतनी आइडल, वो अपने आइडल समझता है मुझे ज़िंदगी जीने के लिए, कहने के लिए। एंड हमारी मोहब्बत जो है ना, एक लव स्टोरी जो है फादर एंड सन की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और मैं चाहता हूँ कि ये हमेशा से ऐसे ही बनी रहे। और जो मुझसे कुछ चीज़ें मैं अपनी करेक्शंस जो कर रहा हूँ, और जो मैं उससे चाह रहा हूँ कि वो करेक्ट करे, तो ये अब हमारा पड़ाव है जहाँ पर हम एक दूसरे को ऑब्जर्व करके चेंज करें। लेकिन बिग बॉस में प्लीज़ संभलिए। कहीं न कहीं भाइयों के बीच भी कुछ दरार आई है? फ़र्क तो पड़ता है डेफिनेटली, बहुत सारी बातें निकल के आई सडनली, तो वो चीज़ है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मुझे कोई
किसी लेवल पे कोई ग्रज नहीं है, शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं नेगेटिविटी को बढ़ाव देना नहीं चाहता। मैं अपने जीवन को, जो मेरे को मोमेंट्स मिले हैं, ठीक है, उनको मैं एंजॉय करना चाहता हूँ और अच्छे से जीना चाहता हूँ। अनु जी ने हाल ही में बोला कि अरमान और अमाल दोनों ही मेरी जान है, लेकिन कहीं न कहीं हमने पब्लिकली ऐसा कभी ऐसा अपीयरेंस देखा नहीं है जहाँ पर हमने एक पूरी फैमिली को ऐसे साथ देखा है। हाँ, तो वो तो है ही ना, क्योंकि हम कभी इंक्लूसिव तो थे ही नहीं। आज अगर वो 25-30 साल में इतनी सक्सेस उन्होंने देखी थी, तो उस 30 सालों के सक्सेस में कहीं आपने उनके भाइयों को या फैमिली को, चाहे अब्बू हो या मैं हूँ या मेरे बच्चे हों या उनकी पार्टीज़ में, तो वो डिफरेंसेस तो दूर तो हो ही गए थे ना। एक अमीरी-गरीबी का होता है चक्कर, एक आदमी बहुत बड़ा बन जाता है, दूसरे रह जाते हैं। तो वो वैसा रिश्ता इतना था ही नहीं हमारा। बस वो जो डिसइंटीग्रेशन हुई है वो बहुत बड़ी लंबी चली गई, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मेरे दिल में रिस्पेक्ट या मोहब्बत उनके लिए कम हो जाएगी। मेरे भाई हैं, मेरा ब्लड है, उसी तरह उनका है। और हर घर की कहानी, घर घर की कहानी, ऐसा तो नहीं सिर्फ हमारे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि मेरे बच्चों ने मेरे पिता सरदार मलिक की लेगेसी को आगे बढ़ाया। अमल अरमान ने मेरे हर सपने को पूरा किया, इसकी मुझे खुशी है। मुझे इज्जत दी, मुझे शोहरत दी, और इसके अलावा एक पिता और क्या चाह सकता है।